मॉर्निंग 6 क्लास। मैं रेनू मैम आपकी हिंदी अध्यापिका। तो आज हम करेंगे पाठ 3 संधि। तो संधि क्या है, सबसे पहले संधि के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर दे रखा है, नीचे बने चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर समझिए। विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, हिमालय हिम प्लस आलय। तो इन चित्रों में नीचे लिखे शब्द विद्यार्थी और हिमालय दो शब्दों से मेल से बने हैं। इनमें वर्णों का मेल हुआ है। विद्या का आ वर्ण अर्थी के ए वर्ण से मिलकर आ हो गया और हिमालय का आ वर्ण लय के ए वर्ण से मिलकर आ हो गया। तो इनमें पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मिलकर जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। यानी आपके इस वर्ण पहले वर्ण का तो आखिरी और दूसरे वर्ण का प्रथम, इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है वही कहलाता है हमारा संधि। तो संधि की परिभाषा है, दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे कहते हैं हम संधि। अब है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है? विच्छेद का अर्थ है अलग करना। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। तो दो वर्णों से बने शब्द को पुनः पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। कि विच्छेद है अलग करना, कि जो दो वर्णों को हमने मिलाया था उनको पहले वाली स्थिति में हिला देना क्या कहलाता है? आपका संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे महोत्सव, महा प्लस उत्सव, रेखांकित रेखा प्लस अंकित। आगे है संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद हैं? संधि है उसके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि है वो 3 प्रकार की होती है आपकी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब है सबसे पहले स्वर संधि। तो स्वर संधि के को पढ़ते हैं। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर और स्वर के मेल से जो परिवर्तन या विकार हो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में क्या होगा? स्वर का स्वर से मेल होगा और उसके कारण जो परिवर्तन होगा वही स्वर संधि है। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अब है यहाँ पर स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं आपके। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि। हमने जो अपने स्वर पढ़े हैं उसके अंदर हमने स्वर पढ़े दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो दीर्घ संधि भी कि जब हर्ष और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ स्वर आपको पता है कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हर्ष स्वर का दीर्घ स्वर से या दीर्घ का हर्ष से, यानी दोनों में से कोई भी स्वर होने पर जो उन दोनों के मिलने से क्या होता है, वो स्वर दीर्घ ही हो जाते हैं। वही आपकी दीर्घ संधि। यानी नियम है इसके कि ए प्लस में ए आ होगा, ए प्लस में आ वो भी आ होगा, आ प्लस में ए आ और आ। तो यानी आपके जो स्वर हैं उनके मिलने से दीर्घ ही हो जाएगा। इसी प्रकार से ई प्लस में ई बड़ी ई प्लस बड़ी ई, यानी आपको ई और ई मिलना है, चाहे आगे छोटा ई हो चाहे पीछे बड़ा ई हो, कोई भी हो उनका बड़ा ही हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊ का नियम है कि आगे छोटा ऊ हो और पीछे भी छोटा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ बनेगा, और अगर आगे छोटा ऊ है और पीछे बड़ा ऊ है तो भी उसका बड़ा ऊ ही बनेगा। ये आपके दीर्घ संधि का नियम है कि दीर्घ संधि में जो समान स्वर होते हैं उनका क्या हो जाता है? दीर्घी हो जाता है। जैसे मत प्लस अनुसार मतानुसार, सार प्लस अंश सारांश, योग प्लस अभ्यास योगाभ्यास। इसी प्रकार से ई में देखिए, मही प्लस इंद्र महेंद्र, सती प्लस ईश सतीश। ऊ का नियम गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, लघु प्लस उर्मी लघु उर्मी। ये है आपकी दीर्घ संधि। फिर है आपकी गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? ए या आ के साथ में ई या ई के मेल से ए, ऊ या ऊ के मेल से ओ और री के मेल से अर हो जाता है। कि दीर्घ संधि में जो हमने ए प्लस में ए था या आ प्लस में ए था उसके मिलने से उसका दीर्घ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नियम है आपका कि प्लस से पहले ए और आ होगा और प्लस के बाद में ई और ई होगा, यानी बड़ी या छोटी दोनों में से कोई भी हो सकता, उसका बन जाएगा ए।
और ऊ के साथ में ऊ और ऊ है, अगर ए और आ के बाद में ऊ और ऊ है तो उसका बन जाएगा ओ, और अगर री है तो उसका बन जाएगा अर। जैसे देखो ए प्लस में ई, ए बना, राज प्लस में इंद्र क्या बन गया, राजेंद्र, नर प्लस में इंद्र, नरेश। इसी प्रकार से कि आ होने पर लंका प्लस ईस, लंकेश, तो आ और ई यानी इसका आ और ये ई बन के क्या हो गए, ए हो गए। ऊ से ए प्लस ऊ, औ, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। फिर है आपका री का कि ए और री होने पर क्या बन जाते हैं, अर हो जाते हैं। देव प्लस ऋषि, देवर्षि, और आ और री होने पर भी क्या बनेगा, अर ही बनेगा, तो महा प्लस ऋषि क्या बन जाएगा, महर्षि। अब है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है कि यदि ए और आ के बाद में ए और ऐ हो तो मिलकर अय हो जाते हैं। तो इसमें हमारा नियम क्या हो गया कि आगे तो ए और आ ही रहेगा, लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार से हमारे गुण संधि में ई और ई होने पर ए होता था, यहाँ पर क्या होगा आपका अय या ए या आई होगा और उसका क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो ए प्लस में ए आई, जैसे एक प्लस एक, तो इसका ए और इसका ए बन के क्या हो गए, आए, तो क्या बन गया, एक एक। इसी प्रकार से आ और ए होने पर भी आए हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो आपके प्लस से पहले ए और आ और प्लस के बाद में ए और आई में से कुछ भी होने पर आई ही बनेगा। जैसे सदा प्लस ए क्या बन गया आपका, सदैव। मत प्लस एक के, मत एक के। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अब है औ बनने का कि ए और औ के या ए और ओ के होने पर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। परम प्लस औषध, परमोषध। आ और औ होने पे महा प्लस औषध, महोत्सव, महोषध। अब है आपकी ज्ञान संधि। ज्ञान संधि में क्या है आपका कि यदि ई या ई के बाद में इससे भिन्न स्वर आए, ई या ई के बाद में क्या हो, यानी ई और ई के अलावा कोई भी अन्य स्वर आता है तो ई और ई का क्या बन जाता है, यह हो जाता है। और इसके साथ में ई और ई के बाद में अगर ऊ मतलब ई और ई के बाद में ई या ई के बाद में भिन्न स्वर होने पर तो क्या बन जाता है, यह बन जाता है। और ऊ या ऊ यानी बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों के होने पर उसके बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका वह बन जाता है। ई प्लस में ए क्या बन गया है, ये। अति प्लस में अधिक क्या हो गया आपका, अत्यधिक। तो यहाँ पर जो ई था इसका हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। तो ए फिर हमारा क्योंकि मात्रा निकाल दी तो क्या हो गया, आधा तय। और ई का हमने क्या बनाया, ये। और ये में लग गई हमारी ए की मात्रा तो क्या बन गया, अत्यधिक। ई प्लस आ या अति प्लस आचार, अत्याचार। और आपका जो ऊ वाला नियम था, और ऊ वाला है कि ऊ या ऊ यानी बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों के साथ में भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर तो क्या बन जाएगा, इन दोनों का क्या बन जाएगा, वह बन जाता है। जैसे आपका शब्द है सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो यहाँ पर इसका क्या बनाना है हमने, ऊ का क्या बनेगा, व। तो देखो क्योंकि स में से मात्रा चली गई तो स कैसे रह गया हमारा, आधा। अब उसके बाद में मात्रा है उसका हमने वह बना दिया तो क्या लिखा जाएगा हमारा, व। आगे क्या है, आ, ग और त, ये बन गया आपका स्वागत। आगे आपकी अयादी संधि। अयादी संधि का नियम है कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद में भिन्न स्वर हो तो ए का बनेगा आए, आय का बनेगा आए, ओ का बनेगा औ और आओ का बनेगा आओ। जैसे ए प्लस में ए क्या बन गया, आए। ने प्लस में अन, नयन। ए प्लस में ई, गाय। जैसे गए प्लस में ई का, तो इसका क्या बन गया हमारा, देखो ये जो पीछे वाली जो मात्रा है ना, वो मात्रा उसमें ये में जो है वो लग जाएगी। तो यहाँ पर बना गाय का। पो प्लस में ओ प्लस में ए, आओ। पौ प्लस में अन, पावन। इस प्रकार से ये इसके नियम है। तो कौन से नियम याद रखना है कि ए का आए, ए आए का आए, ओ का औ
और अव का आव हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके बाद में प्लस के बाद में जो भी आपका स्वर आएगा वो किस में मिल जाएगा, आपका यह और वह में, कि अगर ये आता है तो वो उसमें और वह आता है तो वह में मिल जाएगा। तो ये आपको एक्सरसाइज, ये जो संधि है वो आपको अच्छे से पढ़नी है और इसके जो प्रश्न आपके बन रहे हैं वो प्रश्न आपको लिखने हैं। जैसे आपके प्रश्न बन रहा है इसमें कि संधि किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। संधि के कितने भेद हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो ये दोनों प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं। थैंक यू। Exercise 3.7. Already we discussed about first question in which we have to find the greatest number. So greatest number के लिए हमने क्या निकाला था वहाँ पे HCF, या नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर। अब हमें क्या निकालना है, लीस्ट मतलब LCM निकालना है। When divided by 40, 48 and 56 leaves remainder 5 in each case। तो वहाँ पे क्या था, जो रिमाइंडर्स थे उनको क्या करा था, स्टार्टिंग में ही माइनस करके और उसके बाद HCF निकाले थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चल रहा है LCM निकालना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, LCM। 40, 48 और 56 तीनों का हमें क्या निकालना है यहाँ पे LCM। और उसके बाद इस जो ये रिमाइंडर है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो LCM आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल LCM के लिए हम क्या करते हैं, दो नंबर, जिससे दो नंबर लेते हैं, अगर वो एक ही सिंगल नंबर से डिविजिबल है तो क्या होगा, ये नंबर से अगर आप उसमें LCM डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये दोनों नंबर्स यहाँ देखो, लास्ट 0, 8 और 6, तो तीनों के तीनों नंबर क्या है, ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। सो 2 20 हो गया, देन 2 24 और 2 28। ठीक है, अगेन दीज ऑल ऑफ 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 अगेन। सो 2 10 20, 2 12 एंड 2 14। ठीक है, अगर डिवाइड ऐसे नहीं करना होता तो आप कैसे करोगे, डिवाइड साइन बनाते हो उसके बाद डिवाइड। नाउ अगेन दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 5 2 6 एंड 2 7। नाउ these 3 numbers are not divisible by any single digit। मतलब दो नंबर यहाँ पे क्या है, एक सिंगल डिजिट से डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे इसी को एज इट इज छोड़ देंगे। और क्या हो जाएगा यहाँ पे LCM, अब LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2, फिर अगेन मल्टीप्लाई 2, और फिर यहाँ पे ये जो नंबर है इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई एंड 7। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास आंसर 61680। ठीक है, दिस इज द LCM फॉर ऑल दीज नंबर। लेकिन हमें निकालना क्या है, लीस्ट नंबर, और लीस्ट नंबर में रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, तो वो लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लीस्ट नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, LCM जितना आया है उसमें क्या करना है, अब हमें ऐड करना है ये जो 5 आया है, जो रिमाइंडर है हमारे पास वो, और लीस्ट नंबर क्या होगा हमारे पास दिस वन। ठीक है, सो स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर में हमें क्या निकालना है, वहाँ पे LCM निकालना है। और इसके बाद क्या करते हैं हम, उस जो भी रिमाइंडर है उसमें क्या कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन HCF में क्या करा था, वहाँ पे फर्स्टली जो भी रिमाइंडर था सब वैल्यूज में से माइनस करा था और उसके बाद हमने HCF निकाला था, और जो HCF था वही ग्रेटेस्ट नंबर था। ठीक है, सो और बाकी क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so now let's start our next question, that is a room measures। एक रूम है उसकी मेजरमेंट्स गिवन है यहाँ पे 4.8 मीटर एंड 5.04 मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है यहाँ पे, साइज करना है किसका, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब अगेन HCF। स्क्वायर टाइल मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब स्क्वायर टाइल का क्या करना है, लॉन्गेस्ट स्क्वायर टाइल। यहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट किसकी है, लेकिन रूम की है, और हमें निकालनी क्या है, HCF जो भी हमारे पास है। लॉन्गेस्ट जो साइड निकाली किसकी निकालनी है, टाइल की। टाइल कहाँ पे, दैट कैन बी यूज टू टाइल द फ्लोर। उस रूम का फ्लोर जो है उसको टाइल करने के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास रूम ऐसे है, ठीक है, इसकी लेंथ है 4.8 मीटर और इसकी ब्रेथ कितनी है 5.0 मीटर। मतलब यहाँ पे वो इतना लॉन्ग है और इतना क्या है, उसकी ब्रेथनेस गिवन है। यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा 4.8 मीटर और ये भी क्या हो जाएगा 5.04 मीटर। ठीक है, अब इसी रूम में ही तो टाइल वो करनी है, तो मतलब मेजरमेंट्स तो गिवन है उन टाइल्स की, हमें उनमें से क्या बताना है कि मैक्सिमम टाइल का साइज कितना होगा। ठीक है, तो टाइल कहाँ लगेगी, इसी रूम में, तो उसकी टाइल्स की जो मेजरमेंट्स होगी वो भी हमारे पास रूम की मेजरमेंट्स के इक्वल होंगी। तो हमारे पास हवा में क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट निकालनी है उनमें से स्क्वायर टाइल। तो मतलब क्या करना है यहाँ पे HCF निकालना है, किसका, HCF हो 4.8 एंड 5.04। ठीक है, लेकिन हमने अभी तक क्या पढ़ा था, सिर्फ होल नंबर्स में पढ़े थे कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो डेसिमल वाले में क्या हो जाएगा, हम हमेशा क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल वो करेंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1 और जितनी लास्ट में डिजिट्स होती है उतनी हम क्या कर देते हैं, जीरोस लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, डेसिमल के प्लेस पे 1 एंड जितनी डिजिट्स होंगी दे विल बी रिप्लेस्ड बाय 0। ठीक है,
सो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारे पास हमें HCF लेना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से HCF लेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से HCF लेंगे, जो कलेक्टिवली HCF होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास लॉन्गेस्ट स्क्वायर टाइल हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स का लेते हैं। न्यूमरेटर्स में क्या है हमारे पास 48 और 504, तो बिगर टर्म विल कम इनसाइड द डिवाइड साइन एंड स्मॉलर टर्म विल कम आउटसाइड। नाउ 48 1 जा 48, ठीक है, रिमाइंडर क्या हुआ 2, ये नीचे आएगा कितना हो जाएगा 24। नाउ 24 इज स्मॉलर देन 48, सो वी हैव टू मेक आवर डिवीजन साइन हियर, और अब क्या हो जाएगा 48 विल कम इनसाइड दैट डिवाइड साइन। नाउ 24 2 जा हमारे पास होता है 48, so this will completely divide, that means 24 is the LCM for numerator terms। numerator terms क्या है हमारे पास 48 और 504। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर टर्म्स के लिए HCF निकालना है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा 100 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे। ठीक है, तो 10 1 जा 10, कम्प्लीटली डिवाइडेड 0 और यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा 0, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड है, तो क्या हो गया हमारे पास 10 विल बी द HCF फॉर डिनोमिनेटर टर्म। अब ओवरऑल HCF निकालना था, तो यहाँ पे HCF हो जाएगा यहाँ पे 24, तो है हमारे पास किसके लिए न्यूमरेटर टर्म्स के लिए, और डिनोमिनेटर्स के लिए क्या है 10, तो क्या आ गया हमारे पास 2.4 मीटर, और यही क्या हो गया अब हमारे पास लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल की लेंथ हो गई। तो लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल क्या होगी हमारे पास, अब लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल लेंथ निकाल रहे हैं, तो लेंथ यहाँ पे हो जाएगा, या साइज बोल सकते हैं हम। ठीक है, कितनी हो जाएगी 2.4 मीटर। मीटर कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ यूनिट हर किसी की क्या थी मीटर, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी मीटर में ही होगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर एक्सरसाइज 3.7। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज we discuss some formulas. On the basis of formulas we do some questions. So let's start our next exercise, that is next exercise we have formula A multiplied with B, where A and B are the numbers. So दो numbers है, उनका multiplication उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, उन दोनों नंबर से हमें क्या निकालना है HCF निकालना है, और LCM और उन दोनों HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आएगा, जो दो नंबर गिवन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है कि द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर, हमारे पास क्या क्या गिवन है, LCM रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ LCM फर्स्ट टर्म थी तो उसके लिए वैल्यू भी फर्स्ट टर्म वाली होगी, तो LCM कितना है 1160, HCF कितना है 29। इफ वन ऑफ द नंबर इज 145, मतलब इन दोनों में से एक नंबर हमारे पास क्या है 145, हमें क्या करना है अनदर नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमें वही रूल यूज करना है। तो A हमारे पास कितना है यहाँ पे 145, वह पुट कर लेते, B हमें फाइंड करना है, उसके आगे जो टर्म है इक्वल के बाद HCF कितना है यहाँ पे 29 और 1160 क्या है यहाँ पे इसका LCM है। ठीक है, अब हमें सिर्फ फाइंड क्या करना है B, तो B को हम यहीं पे रखते हैं, और 145 क्या होगा इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। सो 29 मल्टीप्लाई 1160 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 145। ठीक है, अब जब हम कैंसिल आउट करते हैं टर्म्स को, तो ये होता है हमारे पास रूल कि जो एक नंबर होता है, जैसे यहाँ पे अगर वो नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो तो हम सिर्फ उसको एक ही बार काटेंगे, चाहे उस वैल्यू को इससे काटे चाहे इससे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास किससे डिवाइड हो रही है 5 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, इन केस ये नंबर भी 5 से डिवाइड होता है और ये नंबर भी, तो लेकिन हम दोनों को एक बार में 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे करेंगे सिर्फ एक टर्म को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 से डिवाइड करते हैं, हमें पता है ये नंबर तो हो ही नहीं रहा है, तो सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करा, 5 2 जा होता है हमारे पास 10 और 5 9 29 हो गया, और ये नंबर हमारे पास अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ करके देख सकते हो आप, अगर वो नहीं हो तो 5 2 जा 5 3 जा होता है 15 एंड 5 2 जा, फॉर एग्जांपल जैसे देखो 1160 इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा कितना होता है 10 1, फिर क्या आएगा 6, 5 3 जा कितना हो गया 15 1, अब क्या आएगा 0, तो 5 2 जा 10। ठीक है, आंसर क्या है 232, वही हमने लिखा। अब 29 दिख रहा है, यहाँ पे भी 29, तो सिंपली 1 से और ये भी 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई 233, तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्या आ गया हमारे पास 232। ठीक है, सो ऐसे ही हमारे पास बाकी सब पार्ट करने हैं, उनमें कोई ना एक फैक्टर क्या होगा हमारे पास वहाँ पे फाइंड आउट करना होगा, बाकी सब फैक्टर्स हमें पता होंगे, उनको सिर्फ क्या करना है हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड में इधर उधर लेके आना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we have completed our geography portion and today we start our civics portion.
the chapter of civics is named diversity, means Vibhinata. We do the exercise of this chapter in previous classes, and today we do the short and long answer of this chapter. Now we continue our class with the short question answer. First question is, what are social differences found in society? कि समाज के अंदर कौन सी, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, समाज के अंदर कौन सी सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती है? आंसर इज अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आर मेन सोशल डिफरेंसेस फाउंड इन सोसाइटी. कि छुआछूत और जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के ऊपर, जाति के ऊपर जो भेदभाव किया जाता है, ये दो मुख्य सोशल डिफरेंसेस हैं, सामाजिक विभिन्नताएं हैं हमारे समाज के अंदर. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाई इज डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट? कि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता, विभिन्नता क्यों आवश्यक है? डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डाइवर्सिटी इज ए वे ऑफ लाइफ विच एड्स कलर टू आवर लाइफ. कि डाइवर्सिटी, विभिन्नता एक महत्वपूर्ण वे है अपने जीवन का, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मतलब कि रास्ता है, एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन का भाग है जो हमारे जीवन के अंदर रंग भरता है. क्योंकि आप देखते हो कि विभिन्न धर्मों के होने के कारण ही विभिन्न मान्यताएं हैं, विभिन्न प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, जो हमारे जीवन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती हैं. नाउ वी डू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. How does wealth affect economic differences? इसका हिंदी में मीनिंग है कि जो धन है, वेल्थ का मतलब क्या है यहाँ पे, धन से हमारी आर्थिक विभिन्नताओं को मतलब कैसे प्रभावित करता है. ठीक है, कि धन की वजह से कैसे आर्थिक विभिन्नताएं आती हैं. आंसर इज, सम पीपल आर वेरी रिच while many people still cannot afford to meet basic needs like food, shelter, clothing, etc. Thus wealth affect economic differences. कि कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और कुछ लोग क्या है कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं है. अभी तक ऐसे भी लोग हैं जो अपना रोजाना का खाना, रहने के लिए जगह नहीं बना सकते, कपड़े नहीं खरीद सकते, अपने पहनने के लिए फटे पुराने कपड़ों में रहते हैं या किसी के पुराने कपड़े पहनते हैं. तो बहुत सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा अमीर है जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं. और जो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग है वो हमारी बेसिक नीड्स हैं. क्या है वो? एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि मानव की बेसिक नीड्स क्या है, तो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. तो इस प्रकार जो धन है, जो पैसा है, वो जो हमारी आर्थिक विभिन्नताएं हैं उनको प्रभावित करता है. नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी? कि जो भारत है वो एकता में अनेकता का देश या एकता में विभिन्नता का देश क्यों कहलाता है? तो आंसर इज, डिस्पाइट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन्स, languages, castes, cultures, there has always been an underlying unity in India. कि भारत के अंदर बहुत सारे धर्म, रिलीजन्स का मतलब होता है धर्म, लैंग्वेजेस भाषाएं, कास्ट जातियां, कल्चर संस्कृति होते हुए भी एकता बनी हुई है. ऑल पीपल कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. और सभी लोग भारत के विकास में, ऑल पीपल कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का मतलब क्या है कि सभी लोग भारतीय विकास में, मतलब अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. एग्जाम्पल है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. जो भारत का स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था. फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाई इज डाइवर्सिटी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स? कि विभिन्नता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग क्यों है? इंटीग्रल मतलब होता है आंतरिक, या अभिन्न अंग क्यों है? तो डाइवर्सिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स because it helps us to learn about different culture, experience and value systems. कि जो विभिन्नता है वो हमें क्या सिखाती है?
जो विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, उन विभिन्न कल्चर्स जो हैं उनके बारे में हमें सिखाती है। विभिन्न जो हमारे एक्सपीरियंस है, हम किसी हिंदू व्यक्ति से मिलते हैं, हम हिंदू हैं, हम किसी मुस्लिम व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी संस्कृति को हम अपना देखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं जो उनके अंदर अच्छी चीजें होती हैं। हम किसी सिख से मिलते हैं तो हम उसको देखते हैं। तो ये सारे हमारे एक्सपीरियंस हैं और उनकी जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, वैल्यू सिस्टम जो उनका है, उनकी जो अच्छी चीजें हैं वो हम इनसे सीखते हैं। इसीलिए डाइवर्सिटी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी, कि हम डाइवर्सिटी से क्या समझते हैं या विभिन्नता से हम क्या समझते हैं। आंसर इज डाइवर्सिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, कि डाइवर्सिटी हमें क्या समझाती है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो अपने आप में एक यूनिक पर्सन है या यूनिक चीज है। इट रिकॉग्नाइजिंग आवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये हमारी जो मतलब अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं उनको पहचानती है, हमारे अंदर जो अलग अलग खूबियां हैं उनको पहचानती है। द डिफरेंस कैन बी इन जेंडर, कास्ट, इकोनॉमिक, रिलीजियस बिलीफ, और ये डिफरेंसेस किन किन के बीच में होते हैं, जो लिंग है, जाति है, और जो आर्थिक जो हमारा है कि कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, और जो अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स हैं, अलग अलग जो धार्मिक मान्यताएं हैं, तो ये डाइवर्सिटी इन सारी चीजों में है। नाउ वी डू द सेकंड क्वेश्चन। बेटा जो आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो रिपीटेड है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, तो हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्ट्री इन प्रोड्यूसिंग डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि हिस्ट्री का, इतिहास का भारत के अंदर विभिन्नताएं लाने में क्या योगदान है, कि भारत एक विभिन्नताओं का देश है तो इसमें इतिहास का क्या योगदान है। तो हमारा आंसर है इन पास्ट इंडिया इज ए रिच कंट्री, कि प्राचीन काल में भारत एक अमीर देश था। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम टू इंडिया टू कंट्रोल इट्स वेल्थ, और विश्व के विभिन्न भागों से, मतलब कि पूरे जो हमारा विश्व है उसके विभिन्न भागों से बहुत से लोग आए। भारत के जो धन है, क्योंकि भारत एक अमीर देश था, तो इसकी धन को या इसकी जो देश की जो बागडोर थी उसको अपने अंडर में करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, यहाँ का धन अपने देश में ले जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर्स लेड टू द, कि जो कल्चर्स का इंटरमिंगलिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के से उनका इंटरचेंज होना। तो फर्स्ट है इमर्जेंस ऑफ न्यू लैंग्वेजेस, इससे क्या हुआ कि नई नई लैंग्वेजेस आई। डांस फॉर्म्स, नए नए डांस फॉर्म्स आए। स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड पेंटिंग, स्कूल जो म्यूजिक और पेंटिंग्स के मतलब कि स्कूल्स का मतलब यहाँ पे है कि नए नए जो क्या कहते हैं उनको, नए नए तरीके के म्यूजिक और नए नए तरीके की पेंटिंग्स आई। नए नए धर्म, मतलब कि बहुत सारे धर्म नए नए आ गए। तो इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर ब्रॉट अबाउट डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी के कारण बहुत सारे कल्चर्स इंडिया के अंदर आ गए। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन वी से दैट डाइवर्सिटी टीचेस अस टू बी टॉलरेंट, कि डाइवर्सिटी हमें सहन करना कैसे सिखाती है। ठीक है, विभिन्नता जो है वो हमें सब कुछ सहन करना कैसे सिखाती है। डाइवर्सिटी टीचेस अस टू बी टॉलरेंट, की डाइवर्सिटी विभिन्नता हमें सहन करना सिखाती है, सहिष्णु होना सिखाती है। फर्स्ट पॉइंट है वी हैव मैनी स्ट्रॉन्ग कल्चर, रिलीजन्स एंड रीजनल डिफरेंसेस इन इंडिया, कि भारत के अंदर बहुत सारे धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। बट इट शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट, लेकिन हम फिर भी क्या याद रखते हैं, नो मैटर हाउ डिफरेंट वी आर, कि हम किस प्रकार अलग अलग है, तभी तो हम एक दूसरे धर्मों की बातों को अपनाते हैं। हम एक दूसरे धर्मों को अपनाते हैं जब हमें पता है कि हमारा देश एक विभिन्नताओं का देश है। फिर भी हम मिलजुल के कैसे रह लेते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम कैसे रहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन होने के कारण, हमारे देश में बहुत सारे रीजनल डिफरेंसेस, प्रादेशिक विभिन्नताएं होने के कारण भी हम हमेशा ये याद रखते हैं कि हमारे अंदर ये मैटर नहीं करता कि हम कैसे अलग अलग हैं। ठीक है, वी ऑल आर इंडियंस इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम सब
भारतीय हैं, देयर इज ए फीलिंग ऑफ वननेस इन अस, और हम सबके बीच में क्या है, एकता की भावना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही चीज है जो हमें सहन करना सिखाती है। I hope students you understand all these questions very well. Revise these questions for your examination. Thank you. Have a nice day. Good morning students. I Neetu Yadav teaching science in MLP School Rajpura. Welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video, which is for class 6, we continue our revision session of our new chapter number 5th, separation of substance. In this video we read about or revision about following terms and short question answer type questions. So let's start our revision of terms. First term is distillation. Distillation is the process of conversion of a liquid into vapor into liquid is called distillation. अब क्या, जो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, जो लिक्विड है वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, वेपर से, फिर वेपर से वापस हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। इजी है। लिक्विड से आप पानी को जब पानी ज़्यादा गर्म करते हैं, हॉट करें, तो वेपर में, वो वेपर वापस से जब आप कूल होने के लिए रख दोगे तो वापस से क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कह रहे हैं। Second is sieving. Sieving is a simple technique for separating particles of different sizes using a sieve. sieve क्या होता है, एक छलनी होती है, ठीक है, जो आप इजीली आटे छानने वाली छलनी, या फिर आप घर में देखते चाय के लिए अलग से छलनी जो आती है, उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ सीव आपकी हो सकती है। तो हम ये बता रहे हैं कि सीव जो छलनी है उससे आप क्या क्या चीज़ें सेपरेट कर सकते हो। तो सीविंग एक सिंपल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम पार्टिकल है, जो लार्ज पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है, मीडियम साइज पार्टिकल, उनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज़ के, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ, हैंड का मतलब आपको पता है हाथ होता है, पिकिंग का मतलब उठाना, हाथ से कोई चीज़ उठाते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको पता है। तो हैंड पिकिंग इज़ अ सेपरेशन टेक्निक यूज टू रिमूव अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम मिक्सचर बाय हैंड। आपके हाथ का इस्तेमाल करके अनवांटेड इम्प्योरिटीज़, मतलब जो गंदगी हमें नहीं चाहिए होती, उसको हम अलग करते हैं, रिमूव करते हैं, उससे उस सेपरेशन टेक्निक को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। जैसे आप चावल में से कंकर निकालते हैं, दाल में से कंकर निकालते हैं, तो आपके अपने हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम हैंड पिकिंग टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज एवोपरेशन। एवोपरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग। किसी भी पानी को, किसी भी लिक्विड को गर्म करते टाइम हम जो उसको वेपर, भाप में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इवोपरेशन। सिंपल एवोपरेशन क्या होगा, कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग। गर्म करके हम पानी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, भाप में कन्वर्ट कर रही हैं। फिफ्थ टर्म इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का घुल जाना, सॉल्यूट हो जाना है, उसे सोल्यूबिलिटी कहते हैं। लेकिन कैसे, किस टेम्परेचर में कितना अमाउंट जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व होता है। तो सोल्यूबिलिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आपका सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, कोई भी शुगर लगा सकते हैं आप, आपका, ठीक है, आपका सॉल्यूट हो गया शुगर या साल्ट, ठीक है, उसको हम डिज़ोल्व करेंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर हो सकता है या कोई अदर लिक्विड हो सकता है, ठीक है, एट द गिवन टेम्परेचर, दिए हुए टेम्परेचर पे हम अपनी जो कितनी ज़्यादा सॉल्यूट है वो 100 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जितनी शुगर है वो हमेशा ही डिज़ोल्व होती रहेगी। अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपने सब मैक्सिमम से ज़्यादा अमाउंट की शुगर ऐड कर, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो शुगर वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती है, ठीक है। अगर उसकी क्वांटिटी, आपकी सॉल्वेंट की क्वांटिटी सेम रहती है और सॉल्यूट की क्वांटिटी आप इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो शुगर है वो सोल्यूबल नहीं होती है वाटर में। तो इसमें यही कह रहा है कि जो मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट का वो
डिजोल्व होगी गिवन टेम्परेचर पे, उसे हम सोलिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इन दिस योर फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। कोई भी मिक्सचर क्या हो सकता है आपका, साल्ट वाटर का मिक्सचर, शुगर साल्ट का मिक्सचर, या फिर आपका कोई भी जूस में जैसे अब मैंगो ऑरेंज इनका मिक्सचर, तो कोई भी ऐसे मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ बताइए 3। सो आंसर इज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट फिक्स। मिक्सचर की कंपोजिशन है, क्वांटिटी है, वो फिक्स नहीं हो सकती। आप किसी को ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मिक्सचर है उसमें क्या होता है, शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप किसी भी टेम्परेचर पे उसे बॉईल कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, उसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। नेक्स्ट इज व्हेन मिक्सचर इज क्रिएटेड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जब मिक्सचर बनता है तो उस टाइम कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। मिक्सचर के क्रिएट होने से कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। ये 3 प्रॉपर्टी है आपकी मिक्सचर की। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट इज विनोविंग। विनोविंग क्या होता है? विनोविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ यूजिंग विंड कॉल्ड विनोविंग। अब देखिए विनोविंग इजी है, आप अपने उसमें से गेहूँ है, व्हीट है, उसमें से अलग से चाफ को निकालते हैं किसी का भी इस्तेमाल करके, जैसे आप हवा का इस्तेमाल करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनोविंग। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम ग्रेन अपने अनाज को अलग करते हैं। चाफ क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ से अदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, या ड्राई लीव्स के पीस हो सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चाफ बोलते हैं। और विंड का इस्तेमाल करके हम उनको सेपरेट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, विनोविंग कहते हैं, ठीक है। ईजी है आपका ग्रेन्स को सेपरेट करना चाफ की मदद से, उसे हम क्या कहेंगे, विनोविंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन को एक्सप्लेन कीजिए। सो आंसर इज इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस यूजिंग अ मैग्नेट। अब क्या है, ये मैग्नेटिक सेपरेशन एक मेथड, एक तरीका होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल, एक मैग्नेट का इस्तेमाल करके। अब इजी है, मैग्नेट है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग नहीं होगा। लेकिन जब आपकी मैग्नेटिक सब्सटेंस से अट्रैक्ट होगी तो क्या ऑटोमेटिक, जब उनको अट्रैक्ट होगी, सेपरेट करके अलग रख देंगे, तो जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पीछे ही रह जाएगा। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कह रहे हैं। किसका इस्तेमाल करके, मैग्नेट का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को हम अलग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उससे आपका क्या मीन्स होता है, क्या मतलब होता है, क्या इजी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन बतानी है। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। अब क्या कह रहा है, वो सॉल्यूशन जो दिए हुए टेम्परेचर पे और ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने आपको सोल्युबिलिटी में बताया था कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो सोल्यूट है वो दिए हुए इसमें आपके सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जब आपका सोल्यूट है वो किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होता है गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज़ हैंड पिकिंग, व्हेन इट इज़ यूजुअली डन। हैंड पिकिंग क्या होती है और कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो हैंड पिकिंग इज़ अ सेपरेशन टेक्निक यूज टू रिमूव अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम मिक्सचर बाय हैंड। किसी भी मिक्सचर से हम अनचाही इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं अपने हाथों का इस्तेमाल करके, तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग टेक्निक कहते हैं। और ये कब इस्तेमाल की जाती है, इट इज़ डन व्हेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन स्मॉल साइज। ये तब की जाती है जो आपके कंपोनेंट है स्मॉल साइज़ है और इजीली आप उनको हैंड पिक कर सकते हैं, हाथ से उठा के गिर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, नेम द फैक्टर ऑन विच सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड। एक सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है, उसमें से कुछ फैक्टर बताने, मतलब कौन कौन सी चीज़ है जिस पर सोल्युबिलिटी है डिपेंड करती है। सो आंसर इज solubility of a substance depend on pressure, temperature, polarity and molecular size। जो आपके प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, पोलरिटी और मोलिकुलर साइज़, इन सब पे आपकी जो सोल्युबिलिटी होती है सब्सटेंस की वो डिपेंड करती है। अगर इनमें से कोई इंक्रीज़ होता है तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, या
सोल्युबिलिटी भी इनके साथ इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी किसी सब्सटेंस की वो भी इंक्रीज होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hello student, welcome you to online classes of MLP School Rajpura. Student, I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject GK and classes 6, chapter number 18 and 19. Okay, so let's start chapter number 18. Student, chapter name is Land of Production, means जो पैदावार, जहाँ पे जो चीज पैदा होती है फसलों के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में बताया गया। लैंड का मतलब होता है धरती। भारत में कौन सी धरती किस पैदावार के लिए फेमस है? ओके, हियर फर्स्ट वन इज विच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम कोकोनट इन इंडिया? सबसे ज्यादा नारियल कहाँ होते हैं? केरला में। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट इज द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर? मीन्स व्हीट का मतलब होता है गेहूं। सबसे ज्यादा जो गेहूं है वो कौन से राज्य में होते हैं? आंसर इज यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट वन इज विच स्टेट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम कोयल माइंस? कोयल माइंस का मीन्स जो कोयले की खाने हैं वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है? झारखंड। ओके, our next question is which state produce maximum jute? सबसे ज्यादा जूट कौन से? मीन्स जूट का मतलब होता है पटसन। कौन से कंट्री स्टेट में होती है? वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट वन, फ्रॉम वेयर वी गेट संदल वुड? संदल की जो लकड़ी है वो कहाँ से, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मिलती है? कर्नाटका। ओके, ये आपके इंडिया का साउथ जो स्टेट है उसमें आता है कर्नाटका। फ्रॉम विच स्टेट वी गेट मैक्सिमम सोल्ट? सोल्ट का मतलब होता है नमक। नमक कौन से राज्य से हमें सबसे ज्यादा मिलता है? आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम वेयर वी गेट मैक्सिमम रबर? रबर हमें कौन सी सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट से मिलता है? केरला से। ओके, नेक्स्ट वन इज विच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम टी? तो सबसे ज्यादा चाय कौन से देश में होती है, स्टेट में होती है? असम में। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम तम्बाकू? तम्बाकू जो हुक्का पीते हैं लोग उसमें डलता है, और वैसे भी तम्बाकू सिगरेट वगैरह इसमें भी यूज होता है। तो कौन से स्टेट में होता है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट प्रोड्यूस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन? सबसे ज्यादा कपास कौन से स्टेट में होती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट डू वी हैव फाइंड डायमंड्स? डायमंड्स मीन्स हीरे कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा मिलते हैं? मध्य प्रदेश, एमपी। इसको मध्य प्रदेश क्यों कहते हैं? बिल्कुल ये इंडिया के मिड में है, ये जो स्टेट है वो। विच इज द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में होता है? कर्नाटका। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? सबसे ज्यादा जो राइस होते हैं वो कहाँ होते हैं? वेस्ट बंगाल में। और सेकंड कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ओके स्टूडेंट, यू सी कर्नाटका इज ए स्टेट दैट इज फेमस फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स। ओके, तो कर्नाटक भारत का जो सबसे विकसित राज्यों में काउंट होता है। ओके, यहाँ आईटी हब भी है जो बेंगलुरु में है, जिसकी कैपिटल के अंदर है, और यहाँ कोयला और सोने की खान भी इसी स्टेट में ज्यादा है। और चैप्टर नंबर 19 इज आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। आइलैंड होता है टापू, मीन्स जो समुद्र होता है उसके मिड में जो लैंड होती है उसको हम आइलैंड बोलते हैं। ओके, मीन्स दैट एरिया कवर्ड बाय वाटर इन all sides and in the between of the sea is located is called island. So our first one picture show the island Indonesia, means its capital is Jakarta. It has chain of more than 13,000 islands, some of them being Java,
बाली एंड सुमात्रा। ओके, ये इन तीनों में है बाकी के, और इसमें कम से कम 13,000 जो आइलैंड है वो इसके साथ अटैच है। नेक्स्ट वन इज, दिस इज द पिक्चर ऑफ आइलैंड, यूनाइटेड किंगडम में है यह आइलैंड। इट्स कैपिटल सिटी इज लंदन। इट कंप्राइज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थर्न आइलैंड्स। ओके, next one is third number. It consists one of the big island and many smaller island. Its old name is मलगेशिया रिपब्लिक। मीन्स इसका नाम क्या है, ओल्ड ये था और अब क्या है इसका नाम, मादागास्कर। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ, इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। इट डिपेंडेंसी ऑन डेनमार्क। पीपल हियर आर कॉल्ड इन्यूनिट और इस्किमोस। आंसर इज ग्रीनलैंड। स्टूडेंट, इन आइलैंड्स के बारे में आपकी जो एसएस की बुक है उसमें डिटेल में गिवन है, सो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दैट बुक इन डिटेल। हमारे इंडिया के 2 आइलैंड कौन कौन से है, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, तो आपको ये भी आपको लर्न रखना है कि इंडिया के कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। Next one is, it is the largest island in the Canadian territory of Nunavut. Its population about 11,000 और इसकी जनसंख्या कितनी है, 11,000 के अराउंड है, और आंसर इज वफीन। नेक्स्ट वन इज सुमात्रा। इट इज एन island in western Indonesia. It is the largest island that is entirely in Indonesia and 6th largest island of the world. ये 6th नंबर पे आते हैं जो लार्जेस्ट आइलैंड होते हैं वर्ल्ड के उसमें, और ये कौन से कंट्री में आता है, वेस्टर्न इंडोनेशिया में। ओके, सो स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न बोथ ऑफ द चैप्टर्स एंड आइलैंड फ्रॉम द एसएसटी बुक इन डिटेल फॉर योर एग्जाम। Thank you. Have a nice day. Good morning, student. Welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. So, student, nowadays we are doing our revision part. So, in this regard, let's start and continue. So, student, let us start today the 5th chapter's question answer. In this regard, just let's see the first one. पहला क्वेश्चन देखते हैं हम. What was the king doing sitting on his throne? अपने सिंहासन पर बैठकर राजा क्या कर रहा था? So, answer of the first question is the king was listening to the complaints of the people and delivering judgment with while sitting on his throne. अपने जो है सिंहासन पर बैठकर लोगों की जो है कंप्लेंट सुन रहा था राजा, और जो है उनकी जजमेंट को बता रहा था। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाई वाज द किंग इन अ रिलैक्स्ड मूड? किंग जो है रिलैक्स मूड में क्यों था? नाउ आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द किंग वाज इन अ रिलैक्स्ड मूड बिकॉज ऑन दैट डे देयर वर फ्यू केसेस टू डील विद. उस दिन जो है सुनने के लिए बहुत कम केसेस थे, इसलिए राजा जो है रिलैक्स्ड मूड में था। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर देखिए. व्हाट डिड द इनॉय डू विद द रॉड? उस रॉड से जो है इनॉय ने क्या किया? द किंग ऑफर्ड द इनॉय द बेस्ट सीट बट he said nothing and brought out a rod from his breast pocket and drew a big circle on the floor. राजा ने जब इनॉय को बेस्ट सीट ऑफर की बैठने के लिए, तो वो कुछ नहीं बोला और उसने अपनी जो है पॉकेट से, जो है ब्रेस्ट पॉकेट से एक रॉड निकाल करके फ्लोर पे एक बिग जो है सर्कल ड्रॉ किया। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड द इनॉयस्ट डिमोनर शो? उसके जो है बिहेवियर ने इनॉय के क्या शो किया? Yes, the answer of the 4 is the Inoy's demeanor shows that he was hardly interested to say a word. जो इनॉय का जो बिहेवियर था वो ये दिखा रहा था कि वो जो है उन राजा की बातों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। Now, see the question number 5. What was like a
मिरेकल फॉर द मिनिस्टर इन द एम्प्टी कॉटेज। एम्प्टी कॉटेज में मिनिस्टर्स को क्या लगा, जैसे कि एक जादुई सा हो, मिरेकल हो। नाउ सी द आंसर ऑफ फिफ्थ। व्हेन द मिनिस्टर्स फाउंड एन एम्प्टी हट, he found that swing was swinging by itself. A second swing was also swinging gently, and he saw a patch of corn and a willow pole with which moved particularly without any wind. It was a मेरिकल फॉर हिम। तो जब मिनिस्टर्स ने देखा कि खाली कॉटेज है, तो उन्होंने देखा कि एक झूला जो है वो झूल रहा है अपने आप ही, और एक दूसरा झूला भी झूल रहा है अपने आप ही। और उसने ये देखा कि पैच कॉर्न है वो जो है एक विलो पोल के साथ मूव कर रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलरली, और वो बिना किसी हवा के। तो ये देख करके उनको लगा कि ये तो एक मिरेकल है कि बिना हवा के वो अपने आप कैसे घूम रहा है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज फाउंड इन द वर्कशॉप। वर्कशॉप में उनको क्या मिला। इसका आंसर है इन द वर्कशॉप ही फाउंड दैट ए वीवर वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए लूम। द वीवर guide his threads for the machine invented by him was in a motion. The swing and the willow pole made the loom work. So इसमें क्या देखा उन्होंने कि वर्कशॉप में जो है एक वीवर है जो जुला है, कपड़े जो बनाता है, वो बैठा हुआ है कपड़े बनाने की मशीन के आगे, जो कि जैसे वीवर उसको गाइड कर रहा है वो जो है थ्रेड को जो है मूवमेंट करती है, और मशीन जो उसी के द्वारा बनाई गई है, और वो मोशन करके विंग्स घूमती हैं, और वो विलो से इस तरह से जो है वो लूम जो है वो वर्क कर रहा है। तो ये चीज उन्होंने देखा वर्कशॉप में। नाउ द 7th क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड द वीवर प्लेस ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे जो है वीवर ने क्या रखा। So answer of this question is the weaver placed milk seed on the floor. Weaver ने जो है milk seed जो है floor पर रखे। Now see the true or false statement according to the chapter. तो पहला देखिए the king was in a serious mood. तो ये false है, serious mood में नहीं था। Number 2, the ambassador came in the royal court and greeted the king. एम्बेसडर जो है कोर्ट में आया और उसने राजा को ग्रीट किया। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। द इनॉय हैड ब्रॉट अ लेटर फ्रॉम द एम्पेरर फॉर द किंग। तो जो है वो इनॉय जो था वो एक लेटर लेके आया था अपने राजा का, एम्पेरर का, किंग के लिए। ये भी फॉल्स है, वो कुछ नहीं लेके आया था। नंबर 4, द किंग वॉज प्लेस्ड एट द इनॉयज स्ट्रेंज बिहेवियर। तो राजा जो है इनॉय के जो है स्ट्रेंज बिहेवियर से जो है प्रभावित हुआ। तो ये भी जो है फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 5, द मिनिस्टर न्यू दैट द वीवर वॉज अ वेरी क्लेवर मैन। मिनिस्टर को पता था कि वीवर जो है बहुत ही चतुर आदमी है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 6 देखिए। द वीवर सेव द किंग्स ऑनर। और वीवर ने जो है राजा की इज्जत रख ली थी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नंबर 7 देखिए। द किंग गेव अ हैंडसम रिवॉर्ड टू द वीवर। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि राजा ने उसको हैंडसम रिवॉर्ड दिया था, जो उसने चाहा वही उसे प्रोवाइड किया। अब देखिए आप ये हु सेड टू हुम, ये स्टेटमेंट्स हैं आपके 6, 7, और यहाँ पे सेड टू किसको कहा गया है, सेड बाय किसने कहा है। तो पहले देखिए स्टेटमेंट, आई शैल हैंग यू ऑल। मैं तुम सबको जो है पनिशमेंट करूंगा। तो ये जो है मिनिस्टर को कहा गया है और किंग ने कहा है। किंग सेड बाय किंग टू मिनिस्टर्स। नंबर 2 देखिए। द ऑनर मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट। दिस वर्ड्स हैज बीन सेड बाय मिनिस्टर टू हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप से कहा है कि यहाँ का जो ऑनर है वो जो है जरूर इंटेलिजेंट होगा। I can solve that riddle easily, said by the weaver said to minister. मैं ये जो है रिडल आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, ये जो है वीवर ने मिनिस्टर को कहा। नंबर 4 देखिए। There is no time to waste.
मिनिस्टर सेड बाय मिनिस्टर टू वीवर, मिनिस्टर ने वीवर से कहा कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए। एंड ग्रेट शैल बी योर रिवॉर्ड। नाउ दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन सेड बाय किंग टू द वीवर। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक बहुत ही हैंडसम जो है इनाम दिया जाएगा। आई डू नॉट थिंक दैट द एम्परर विल डिक्लेयर वॉर, मुझे नहीं लगता कि जो है एम्परर जो है वॉर डिक्लेयर करेगा। ये वर्डिंग जो है वीवर्स की थी और कहा गया था किंग को। नंबर 7, नेम योर रिवॉर्ड एंड यू शैल हैव इट, अपना इनाम बताओ और तुम्हें वो मिलेगा। दिस वर्ड हैज बीन सेड बाय द किंग टू द वीवर। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही एंड वी विल जस्ट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो रिवीजन पार्ट। तो आपको करना क्या है बेटा, जैसे ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो मैं आपको बताती आई हूँ, आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर। Welcome to our YouTube channel. This is for 6th class. So students, today we are going to start with the next topic. Now let's start. And in previous video I completed with the past tense. Now today our topic is future tense. Now topic is future tense. Now I will tell you the first is simple future tense affirmative sentences. Now the rule is of affirmative sentences is subject plus will or shall you are going to use with the subject plus first form of the verb plus object. And the example is, this is the rule, subject plus will or shall we are going to use according to the subject, because shall is used with the first person of the sentence plus first form of the verb plus object. Example is, Rita will write stories in her notebook or diary. Next is negative. Then in negative sentences we put same rule, but we are going to use not subject plus will or shall plus not plus first form of the verb plus object. According to the rule we are having an example here. Example is, Rita will not write stories in her diary. In interrogative sentences, rule is, we are going to start with the helping verb with shall or will plus subject plus be plus first form of the verb plus object and at the end question mark. And the example is, will Rita be write stories, ing पुट करेंगे इसके साथ, writing stories in her diary. We are asking the question, so we will put at the end, we are going to put question mark. And the next point is future continuous tense. According to the affirmative sentences, rule is subject plus
will or shall plus be plus first form of the verb plus ing plus object. And according to the rule, we are having the example here. Rita will be writing stories in her diary. This is related to the future continuous tense rule and example. Negative sentences. In negative sentences, we are going to put same not plus will or shall plus not. Not is important. If you are not going to put not, then negative sentence is not going to be framed. First form of the verb plus ing plus object. And example is Rita will not be writing stories in her diary. Like this, not is important in the negative sentences. In interrogative sentences, now we are going to ask the question, and the rule is start with the helping verb. Helping verb से start करेंगे, and helping verb can be will or shall plus subject plus be plus first form of the verb plus ing plus object and then question mark. Question mark is important like this, that whether जिस negative sentences में not important है, ऐसे ही interrogative sentences में question important है. Question mark. Sentences. Will Rita be writing stories in her diary? So you will put at the end question mark. Students, and homework is write 5 sentences daily according to your tense what I am doing. So students, जो आपको क्या करना है, इसमें आपको हर सेंटेंस लिखना है. कैसे लिखेंगे? जैसे आज मैंने टॉपिक कराया आपको फ्यूचर टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आप 5 सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे. दिस इज द रूल एंड यू हैव टू राइट इट ऑन 5 सेंटेंसेस ऑफ एग्जाम्पल. लाइक दिस नेगेटिव सेंटेंसेस में आप पुट करेंगे नॉट. ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क इम्पॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखते हुए आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे. थैंक यू एवरीवन.